भारत न्यूज़ चैनल में आज फिर नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ श्री छेद मैं आपका विजय सम्राट संचालन में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ये अमृत महोत्सव है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे और आज 75 साल पूरे हो गए। सबसे पहले पूरे देश की जनता को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देश को 75 साल आज़ाद हो गए। साथियों, शुभकामना देने के बाद में बताना चाहूँगा, मैं इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। उस समय के बादशाहों ने उनको इजाज़त दे दिया व्यापार करो, और व्यापार करते करते देश के गद्दारों के साथ में लेके, देश के जयचंदों को साथ में लेके उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया। और कम से कम 200 से 250 साल भारत गुलाम रहा जयचंदों के कारण, गद्दारों के कारण। वैसी गलती भारत सरकार कर रही है, कई सालों से कर रही है, इस विदेशी माल बुला करके। मैं देश के लोगों से निवेदन करता हूँ कि विदेशों का सामान नहीं खरीदे। चाइना का सामान धड़ल्ले से भारत में बिक रहा है, सिंगापुर होते हुए आ रहा है, दूसरे देशों के होते हुए आ रहा है। उसमें चाइना का नाम नहीं डाल रहे हैं लोग, क्योंकि चाइना का माल में बैन लगा हुआ है, तो दूसरे देशों के मार्फत दूसरे नाम से आ रहा है। मेरी अपील है कि भारत फिर से गुलाम नहीं हो जावे। अंग्रेजों ने 200 साल गुलाम रखा, अगर चाइना अपने को गुलाम कर देगा तो 2000 साल भी कर सकता है। भारत को मजबूत कीजिए। आज़ादी के 75 वर्षगांठ पे प्रण कीजिए कि हम भारत में निर्मित सामान खरीदेंगे और विदेशी ताकतों को मजबूत नहीं बनाएंगे, भारत को मजबूत बनाएंगे, भारत का रुपया मजबूत करेंगे। ऐसे मेरी उम्मीद है और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 75 वर्षगांठ पे। सर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के हर नागरिक को, हर भारतीय को अपने घर पे झंडा फहराने की जो आज़ादी मिली है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसका भारत सरकार का एक उद्देश्य है, देश की जनता में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना जागे। पहले झंडे फहराते थे सरकारी कार्यालय में, शिक्षण संस्थाओं में और सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थाओं में। तो अब जो हर घर में तिरंगा जो फहरा रहे हैं, इसमें देश की 135 करोड़ की जनता को राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही है। मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा प्रतिवर्ष होना चाहिए ताकि साल में एक बार देश की जनता को राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जावे। मेरी ऐसी आशा है। ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी तथा जिन्ना के कारण हमारा जो अखंड भारत था वो खंड खंड हुआ है, क्या बोलेंगे इस बारे में? अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए थे, उन्होंने भारत को अखंड भारत दिया, अखंड भारत छोड़ के गए। लेकिन देश में 14 अगस्त 1947 को 2G घोटाला हुआ। वैसे ही घोटाला अभी यूपीए सरकार में भी हुआ, 2G घोटाला। 2G का मतलब है मेरा जी यानी जवाहर, जी यानी जिन्ना। इन दोनों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, सत्ता प्रमुख बनने के लिए देश को खंड खंड कर दिया। देश में लाखों लोगों के कत्लेआम के जिम्मेदार ये लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। इन लोगों ने अपने सत्ता के लिए लाखों लोगों को मरवा दिया। ऐसे बुरे हाल देश के हो गए। मैं तो आज़ादी के 10 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन हमने किताबों में पढ़े हैं, हमने सुने हैं। ये हमारे सामने गोधरा कांड हुआ 2002 को। गोधरा कांड में सैकड़ों लोगों को जिंदा जला दिया। उस समय हाहाकार मच गया देश में। मौत का सौदागर बोला नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने। उसके बाद रिएक्शन हुआ, उसका क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उसमें भी सैकड़ों लोग मरे हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में जो लाखों लोग मरे हैं वो इनके कारण मरे हैं। अगर ये लोग महत्वाकांक्षा नहीं करते सत्ता प्रमुख बनने का, देश में ऐसा कत्लेआम नहीं होता। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। 2G घोटाले बार बार हो रहे हैं, 2 बार हो गए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल जिन्ना को ऐसा नहीं करने चाहिए था। उसके बाद भी देश की जनता ने इनको बार बार मतदान किया। आश्चर्य होता है, जवाहरलाल नेहरू 17 साल देश के सत्ता प्रमुख बने, प्रधानमंत्री बने। 47 से 27 मई 64 तक के, जब तक वो जीवित थे, जब तक प्रधानमंत्री थे। मेरे को देश की जनता पे सोच आती है, विचार होता है, लेकिन जनता की भी मजबूरी थी, क्योंकि जनता उस समय विपक्षी नहीं था, जनसंघ भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ कांग्रेस थी, इसलिए जीत जाती थी। बाद में सोशलिस्ट पार्टी बनी, फिर बाद में कांग्रेस बनी, वो 10-20 सीट जीत के लाते थे वो लोग, तो कांग्रेस बहुमत आती थी। इतना अत्याचार कांग्रेस ने किया देश पे, इसको भुलाया नहीं जा सकता। रूस और जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था, वहाँ भारतीय ध्वज का बहुत बड़ा महत्व था। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय ध्वज की वजह से हजारों लोगों की जान बची। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? यूपीए सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे।
नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला, देहाती औरत। वो अमेरिका को बोलते थे भारत की प्रधानमंत्री ये देहाती औरत है, बार बार चुगली करती है अमेरिका को मेरी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमारी शान बढ़ाया भारत के प्रधानमंत्री पद की, आज पूरा विश्व उनको मानता है। अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश है, उनके राष्ट्रपति को देखा मैंने, नरेंद्र मोदी जब गए थे वहाँ पे तो उनसे मिलने के लिए आतुर होते हुए देखा, उनके कंधे पे हाथ रखा, अपनी मौजूदगी का एहसास कराया उन्होंने कि मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे। तो हमको बहुत गर्व होता है हमारे प्रधानमंत्री पे। मनमोहन सिंह जी ने जो भारत का नाम कमज़ोर किया, वो नरेंद्र मोदी ने भारत की शान बढ़ाया है। मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारा देश के जनता का गर्व सर ऊंचा होता है गर्व से। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो हमारा सर ऊंचा हो। हम महंगा सामान ले लेंगे, डीजल पेट्रोल महंगा ले लेंगे, खाद्य वस्तु महंगी ले लेंगे, लेकिन देश जिंदा रहना चाहिए, देश को गर्व होना चाहिए। वहाँ जो मैंने देखा हजारों आदमी वहाँ से निकले, लोग मार रहे थे, रूस की सेना मार रही थी, यूक्रेन की सेना लोगों को मार रही थी, लेकिन भारत के हजारों लोग निकले वहाँ से। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत के नागरिक को टेढ़ी नज़र से देखने की। उनकी गाड़ियों पे भारत का तिरंगा झंडा था। तिरंगे झंडे की वो ताकत बनी कि रूस और यूक्रेन और कोई भी देश भारत के नागरिकों को हाथ नहीं लगा पाया। ये बहुत बड़ी ताकत है तिरंगा झंडे की। मैं तिरंगे झंडे को नमन करता हूँ। सर, अलग विदर्भ के लिए आप हमेशा लड़ते रहे, तो देश का यह 75वां वर्ष है स्वतंत्र का। क्या आपको लगता है कि विदर्भ का सपना भी साकार होगा, अलग विदर्भ का सपना भी साकार होगा? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। विदर्भ फिर से गुलाम हो गया 1 मई 1960 को, यानी विदर्भ 13 साल ही आज़ाद रहा। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले हम औरों के गुलाम, गैरों के गुलाम थे, आज अपनों के गुलाम हैं। भारत में जो है विदर्भ एक अलग थलग पड़ गया है। पश्चिम महाराष्ट्र के नेता विदर्भ का दोहन कर रहे हैं। मेरी अपील है केंद्र सरकार से कि जब अमेरिका 31 करोड़ का अमेरिका है, वहाँ 52 राज्य है और अमेरिका फल फूल रहा है, तो हमारे देश 135 करोड़ का है, उसमें सिर्फ 29 राज्य है। भारत में विदर्भ सहित अनेक छोटे राज्य बनाइए, क्योंकि हमारा जैसे हम गोंदिया रहते हैं, हमको मुंबई जाना है। सरकार यानी माता पिता होती है और हम लोग संतान हैं, वो हमारे माता पिता है सरकार। तो हमको हमारे माता पिता से मिलना है, मुंबई जाना है, तो हमको 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इधर गढ़चिरौली है, दूसरे एरिया है, उनको 1200 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों का बंटवारा करें। अभी देखो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। राजस्थान 2 दिन लगते हैं, राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने जाने में 2 दिन लगते हैं। महाराष्ट्र में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कम से कम 1.5 दिन लगता है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कम से कम 100 छोटे राज्य बनावे, 29 के बदले 100 बनावे, क्योंकि वहाँ 31 करोड़ में 52 है, या 135 करोड़ में 100 राज्य बनाना चाहिए और विदर्भ को जरूर बनाना चाहिए, ताकि विदर्भ का और अन्य राज्यों का विकास हो सके। सर, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर, आपको क्या लगता है, कितना सही कितना गलत, क्या बोलेंगे? श्री मोहनदास जी करमचंद जी गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को तत्कालीन काठियावाड़ प्रांत के पोरबंदर में हुआ, जो आज का गुजरात है। और भारत अनादिकाल से है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, भारत अनादिकाल से है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 153 साल पहले, और भारत तो अनादिकाल से है। 4 युग तो मैंने सुना हूँ, एक युग 10-12 हज़ार साल का होता है, यानी भारत को कम से कम 50,000 साल तो हो गए। क्या 50,000 साल तो कम से कम हुए, और अनादिकाल से भारत है। तो भारत का राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता, राष्ट्र पुरुष हो सकता है। राष्ट्र पुरुष बोल सकते हैं, राष्ट्रपिता नहीं बोल सकते, क्योंकि राष्ट्र का कोई पिता नहीं है, भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना या कोई भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को रात का हुआ। भारत का जन्म तो अनादिकाल से हुआ, तो भारत का राष्ट्रपति कोई नहीं हो सकता। नोटों पे भी जो महात्मा गांधी जी की फोटो है, तो क्या बोलेंगे, कितना सही कितना गलत? लोगों से राय लेना चाहिए क्या कि नोटों पे किसकी फोटो होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो जो रुपया हो है वो लक्ष्मी का रूप है, तो सरकारी मुद्रा पे लक्ष्मी जी का चित्र होना चाहिए। लक्ष्मी जी धन फैलाती है हाथ से, वैसा चित्र होना चाहिए, ताकि देश में धन दान बढ़े और हर किसी के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होए। मेरा ऐसा मानना है, लेकिन मैं सरकारी यंत्र पे कुछ बोलना नहीं चाहता, सरकारी नोट पे कुछ बोलना नहीं चाहता। यही सलाह है मेरी सरकार को, नोटों पे लक्ष्मी जी का चित्र रखे, क्योंकि लक्ष्मी जी नोट देती है, रुपया देती है, रुपये की स्वामी नहीं है, तो उसमें लक्ष्मी जी की फोटो होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, पहली बार ऐसी आज़ादी मिली है कि हर नागरिक, हर भारतीय अपने छत पर
कपड़े का ध्वज फहरा सकता है, उसको अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं। लेकिन कुछ त्रुटियां देखी जा रही है कि ध्वज में भी त्रुटियां है, लोग उसको फहरा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता पहली बार अपने घरों पे झंडा वंदन कर रही है, उनको ज़्यादा समझदारी नहीं है। मैंने कई जगह देखा अशोक चक्र साइड में है, जबकि बीच में होना चाहिए। कई जगह देखा मैंने राष्ट्रध्वज गंदा है, साफ होना चाहिए। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि राष्ट्रध्वज देखे पहले, उसके बाद फहरावे। उसमें जो है चक्र है, अशोक चक्र है, वो बीच में रहना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, फटाफटा नहीं होना चाहिए। और झंडा वंदन करने के बाद उसको सैल्यूट मारना चाहिए और कायदे से देश की आन बान शान है। हमारा जो झंडा है हमारे देश की आन बान शान है, ये मजाक नहीं है, इसको मजाक में नहीं लेवे। और देश की राष्ट्र की आन बान शान की इज्जत करे और झंडे को सही तरीके से ध्वजारोहण करे, मेरी ऐसी अपील है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का यह स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमको बताइए। आपकी राय से हमें ज़रूर अवगत करें, हम आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें आपकी कमेंट्स ज़रूर बताइए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।